मैं ख्वाब देख रहा था। मैंने ख्वाब में कांता को देखा। वो मुझे बहुत उदास लग रही थी। मैंने उससे पूछा, कांता क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? वो बोली, कामरान तुम भी पूछ रहे हो कि मैं उदास क्यों हूँ? तुमने तो वादा किया था कि मुझे बहुत जल्द अपने पास बुला लोगे। वहां जाकर तो शायद तुम्हें याद भी न रहा होगा कि एक लड़की ने अभी से दिन गिनने शुरू कर दिए हैं। मैंने जल्दी से कहा, यह बात नहीं है कांता। यहाँ आकर मैं ऐसे मसाइल में घिर गया था कि कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिला। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं अब पहली फुर्सत में तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। कांता ने झिझकते हुए कहा, और वो शाजिया का क्या बनेगा? मैंने कहा, शाजिया तो बेवकूफ है। कांता बोली, और वो ग्लोरिया? वो तो बेवकूफ नहीं है। मैंने कहा, ग्लोरिया? मगर फिर मुझे याद आया कि ग्लोरिया तो दुश्मनों की कैद में है। उसके साथ ही मेरा ध्यान ग्लोरिया की तरफ चला गया। मैंने ग्लोरिया को देखा। वो जंजीरों में जकड़ी हुई थी। मुझे देखकर उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैंने आगे बढ़कर कहा, मुझसे नाराज हो ग्लोरिया? ग्लोरिया ने तंजिया लहजे में कहा, मैं भला क्यों नाराज होने लगी? तुमसे मेरा रिश्ता ही क्या है? मैंने जल्दी से कहा, ऐसा मत कहो, तुम भी मुझसे रूठ गई। किसी ने बुलंद आवाज में कहा, बस बस अब तुम जाओ। मैंने घूमकर देखा। एक लंबा तड़ंगा शख्स बाएं जानिब के दरवाजे से नमूदार हुआ था और अब आहिस्ता आहिस्ता ग्लोरिया की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में अजीब वजह की एक राइफल थी जो अचानक तलवार में तब्दील हो गई। ग्लोरिया ने चीख कर कहा, कामरान ये मेरी जान ले लेगा, मुझे इससे बचाओ। मैंने कहा, अब तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूं। मैं ग्लोरिया की तरफ लपका। अचानक मेरे हाथ पांव रस्सियों से जकड़े गए। तलवार बरदार ने वहशियाना अंदाज में कहकहा लगाया और बोला, ठीक है, पहले मैं तेरी गर्दन उड़ा देता हूं। यह कहकर उसने तलवार वाला हाथ बुलंद किया और अचानक मुझ पर वार कर दिया। एकदम मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था। हलक में कांटे से पड़ रहे थे। पानी का जग बेड से कुछ फासले पर एक तबाई पर मौजूद था। कुछ फासले पर शाजिया कारपेट पर लेटी हुई सो रही थी। मेरे कहने के बावजूद वो कमरे से नहीं गई थी। एक लम्हे को मुझे उस पर तरस भी आया। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे और आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। न जाने कब से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं आहिस्तगी से उठा और पानी पीकर दोबारा बेड पर जा बैठा। अब मुझे बिल्कुल कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने शर्ट हटाकर अपने जख्मों का जायजा लिया। जख्म हैरत अंगेज तौर पर तकरीबन भर चुके थे। उन पर खुरुंड आ चुका था। मेरा ख्याल था कि एक दफा वो सफूफ मजीद इस्तेमाल करने के बाद जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उस वक्त भी जख्म इस हद तक ठीक हो गए थे कि मैं फौरी तौर पर बाहर जाना चाहता तो जा सकता था। मैंने घड़ी देखी। सफूफ लगाए हुए मुझे 8 घंटे गुजर चुके थे। मैंने सोचा कि एक मर्तबा फिर वो सफूफ लगा लूं और दवा पी लूं। उसी वक्त शाजिया ने कसमसा कर आंखें खोल दी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो जल्दी से उठ बैठी। बोली, क्या हुआ कामरान, तुम उठ क्यों गए? किसी चीज की जरूरत थी तो मुझे उठा देते। अभी तुम्हारे जख्म? मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे जख्म अब बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुद देख लो। मैंने उसे अपने जख्म दिखाए। शाजिया ने हैरत और बेयकीनी से मेरे जख्मों को देखा और बोली, ये तो वाकई जादू हो गया। मैंने कहा, उस सफूफ और जड़ी बूटियों का लेबोरेटरी टेस्ट किया जाए तो साबित हो जाएगा कि उनमें ऐसी तासीर मौजूद है जो जख्मों को बहुत जल्दी से मुंतमिल कर देती है। मैं उसे एक दफा फिर इस्तेमाल करूंगा तो जख्म बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। फिर शाजिया ही ने सफूफ मेरे जख्मों पर छिड़का और पानी में घोल कर पिलाया। मैंने शाजिया से अचानक पूछा, तुम घंटों मेरे साथ एक कमरे में रहती हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? वो मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा, तुम इतने खौफनाक तो नहीं हो। मैंने कहा, फिर भी औरत की इज्जत बहुत कीमती होती है शाजिया, और तुम? शाजिया ने नजरें झुकाकर कहा, मुझे खुद पर भी एतमाद है और तुम पर भी। फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है? मैं उसे कहना चाहता था कि तुम झूठ बोल रही हो। मैंने आहिस्ता से कहा, शाजिया अब तुम यहाँ से जाओ, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। उस वक्त मुझे अपनी आवाज खुद भी अजनबी सी लगी। शाजिया ने मासूमियत से कहा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तुम आराम से सो जाओ। मैंने झुंझला कर कहा, तुम मुझे डिस्टर्ब करती हो, तुम्हारी मौजूदगी मुझे डिस्टर्ब करती है। मैं फरिश्ता नहीं हूँ शाजिया, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। शाजिया का चेहरा शर्म हया से सुर्ख हो गया। ये एक तरह से उसके हुस्न की तारीफ ही तो थी। मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि शाजिया ने मेरे बारे में क्या राय कायम की होगी। मेरे कहने के बावजूद वो कमरे से गई नहीं थी। मैंने सोचा कि वो नहीं जाती तो मैं ही चला जाऊंगा। मेरा इरादा भांप कर वो बोली, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं चली जाती हूँ। उसके जाने के बाद मैंने कई गिलास पानी पिया और बिस्तर पर लेट कर करवटें बदलता रहा। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। मेरी आंख खुली तो मेरा जहन हल्का फुल्का और तरोताजा था। वॉल क्लॉक 10:30 बजा रही थी। मैं अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। मेरी बाईं जानिब एक इजी चेयर पर शाजिया बैठी हुई थी। वो उस वक्त खासी निखरी और तरोताजा नजर आ रही थी। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोली, तुमने तो सोने के रिकॉर्ड तोड़ दिए, कुछ मालूम है कितनी देर सोए हो तुम? मैंने कहा, अरे कभी कभी तो यूं फैल कर सोने का मौका मिलता है। मेरा ख्याल है कि मैं पिछले कई बरस से ऐसी इत्मीनान और बेफिक्री की नींद नहीं सोया। ये कहकर मैं बाथरूम की तरफ बढ़ा तो शाजिया जल्दी से बोली, अभी नहाने से तुम्हारे जख्म खराब हो जाएंगे,
2-4 दिन मजीद एहतियात कर लूं। मैंने हंसकर कहा, किन जख्मों की बात कर रही हूँ? मैंने शर्ट उतारी। मेरे जिस्म पर जख्मों के निशान तो थे, मगर जख्म बिल्कुल मुंदमिल हो चुके थे। खुरून देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिन पहले मेरे जिस्म पर खराशियां आ गई हों या किसी चीज से रगड़ लग गई हो। बाजू वाले जख्म में मामूली सी तकलीफ थी, वैसे मैं बिल्कुल ठीक था। मैं शाजिया को हैरान परेशान छोड़कर बाथरूम में घुस गया। नहाने से जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। बाथरूम से निकला तो तैमूर और नजीर भी मौजूद थे। एक ट्रॉली में पुरतकल्लुफ नाश्ता भी रखा हुआ था। उन दोनों ने खुशगवार हैरत से मुझे देखा। तैमूर से ज्यादा नजीर हैरान था। उसे शायद उस जादुई सुफूफ की तासीर पर यकीन नहीं था। इस जदीद साइंसी दौर में भला कोई यकीन कैसे कर सकता है? तैमूर मुस्कुराकर बोला, इसका मतलब है कि अब तुम 100% फिट हो। मैंने हंसकर कहा, 100% नहीं बल्कि 200%। शाजिया बोली, मगर अभी आप कम से कम 3 दिन मजीद रेस्ट करें। मैंने संजीदगी से कहा, तुम्हें मेरे साथ कोई दुश्मनी है? मैं अगर मजीद चंद घंटे भी लेटा तो पागल हो जाऊंगा या मेरे आसाब रईसा और गरीबा काम करना छोड़ देंगे। अब तक मैंने जितना आराम कर लिया है वो आइंदा 2 साल के लिए काफी है, अगर मैं जिंदा रहा। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, कहा, हाँ ग्लोरिया की क्या खबर है? तैमूर बोला, पहले तुम नाश्ता कर लो। मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा। इस दौरान में वो लोग इधर उधर के मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। नाश्ते के बाद तैमूर आहिस्ता से बोला, हम ग्लोरिया का सुराग खो चुके हैं। मैंने घूर कर उसे देखा। कहा, क्या मतलब? उसने आहिस्ता से कहा, मैंने महज अंदाजा लगाया था कि इस वक्त ग्लोरिया कहाँ होगी, मगर मेरा अंदाजा गलत साबित हो गया। मैंने कहा, तुम ऐसा करो, जमाली साहब से राब्ता करो, उनका नंबर एक्सचेंज से मिल जाएगा, उनसे आज किसी वक्त मिलने का वक्त ले लो। तैमूर ने कहा, उनसे वक्त मिलना बहुत मुश्किल है। तुमने 2 हफ्ते से अखबार नहीं पढ़ा वरना? मैंने चौंक कर कहा, क्या जमाली साहब अल्लाह को प्यारे हो गए? वो बोला, हुकूमत ने मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया है, वो इस सिलसिले में ज्यादा मसरूफ हो गए हैं। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, अच्छा किस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं जमाली साहब? तैमूर बोला, इन इंतखाबात में कोई सियासी पार्टी शिरकत नहीं कर सकती। मैंने हंसकर कहा, सियासी पार्टी शिरकत नहीं करेगी तो क्या कव्वाल पार्टी शिरकत करेगी? तैमूर ने कहा, हुकूमत ने एक नया ऑर्डिनेंस पास किया है जिसके मुताबिक ये इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। मैंने तवील सांस लेकर कहा, खैर तुम जमाली साहब से राब्ते की कोशिश तो करो। ऐसी भी क्या मसरूफियत, वो जलसों में मसरूफ होंगे ना, तो हुआ करें, हम उनसे किसी जलसे के मौके पर भी मिल सकते हैं। फिर मैं शाजिया से मुखातिब हुआ, कहा, ऐसा करो तुम फोन यहीं उठा लाओ। थोड़ी देर के बाद शाजिया कॉर्डलेस फोन ले आई। उसने ऑपरेटर से जमाली साहब के आबाई गांव का टेलीफोन नंबर भी ले लिया था। ये तो तय था कि जमाली साहब अपने आबाई हल्के से ही उम्मीदवार होंगे। ज्यादा इम्कानात यही थे कि वो अपने आबाई गांव ही में मौजूद हों। कई दफा की कोशिश के बाद आखिरकार जमाली साहब के गांव का नंबर मिल ही गया। शाजिया ने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ शायद जमाली साहब का कोई मुलाजिम था। मैंने बावक्कार लहजे में कहा, मुझे जमाली साहब से बात करना है। वो सिंधी लहजे में उर्दू बोल रहा था। बोला, साईं रईस तो इस वक्त एक जलसे में गया है, 4 बजे तक आएगा। आप कौन बोल रहे हो साईं? मैंने कहा, अरे बाबा मैं कराची से बोल रहा हूँ, शाम को फिर फोन करूंगा। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, कहा, मेरा ख्याल है कि हम जमाली साहब के गाँव का एक चक्कर लगा लें। तैमूर बोला, मैं इसका मशवरा हरगिज नहीं दूंगा। तुम्हारा बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। वहां तक जाने के लिए हमें नेशनल हाईवे पर सफर करना होगा। पुलिस अभी तक तुम्हें तलाश कर रही है। हम रास्ते में धर लिए जाएंगे। अगर हम जमाली साहब के गांव पहुंच भी गए तो मजीद खतरे में पड़ जाएंगे। जमाली साहब पहले ही पीटर की नजरों में हैं। मुझे यकीन है कि वहां पीटर के आदमी जरूर मौजूद होंगे। और आप माशाल्लाह बैनुल-अक़वामी शख्सियत हैं। न सिर्फ आप वतन अजीज में मकबूल हैं, बल्कि बैनुल-अक़वामी खुफिया इदारे भी आपसे मिलने के शदीद ख्वाहिशमंद हैं। तैमूर का लहजा तंजिया था। मैंने कहा, तुम ऐसी बूढ़ियों वाली बातें कब से करने लगे? हैरत अंगेज बात है, अब तैमूर कहीं जाने से पहले खतरे की बात कर रहा है। क्या जबरदस्त चेंज है। ठीक है, आप यहाँ दुबके बैठे रहें, मैं अकेला भी वहां जा सकता हूँ। मेरा लहजा भी तल्ख हो गया था। तैमूर ने इंतहाई संजीदगी से कहा, इससे भी ज्यादा आसान तरकीब है कि तुम हबीब बैंक प्लाजा की सबसे आखिरी मंजिल पर चढ़कर नीचे छलांग लगा दो। उसमें ज्यादा से ज्यादा जान जाने का खतरा है ना? खतरात तो होते ही हैं। मुझे उसके अंदाज पर हंसी आ गई। मैंने कहा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि जमाली साहब के गांव जाना और हबीब बैंक प्लाजा से छलांग लगाना बराबर है? तैमूर ने झुंझला कर कहा, तो और क्या, मैं क्या समझाऊं? जब एक काम टेलीफोन पर आसानी से हो सकता है तो अपनी जान दाव पर क्यों लगाई जाए? जमाली साहब से गुफ्तगू ही तो करना है, क्या उनकी शक्ल देखे बगैर काम नहीं होगा? तैमूर ठीक ही कह रहा था। जमाली से फोन पर भी तो बात हो सकती थी। मैंने सोचा कि फोन पर बात करने के बाद जमाली साहब ने मुलाकात पर इसरार किया तो फिर देखा जाएगा। फिलहाल तो उनसे बात कर ली जाए। फिर मुझे ख्याल आया कि जमाली साहब को तो कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे थे।
शायद उन्होंने ब्लैकमेलर से छुटकारा हासिल कर लिया था, वरना वो इलेक्शन लड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। 4 बजे के करीब शाजिया ने कहे बगैर ही जमाली साहब का नंबर डायल किया। 20-22 मरतबा कोशिश करने के बाद उसे मिल सका। पहले की तरह उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा हेलो। सिंधी में किसी ने पूछा कौन बोल रहा है। मैंने कहा मैं कराची से इमरान बोल रहा हूँ, जमाली साहब से बात करवाओ मेरी। मेरा लहजा तहक्कुमाना था। थोड़ी देर के बाद लाइन पर जमाली था। बोला हेलो, कैसे हो कामरान, कहाँ से बोल रहे हो। मैंने कहा मैं कराची से बोल रहा हूँ, आप मुझे ग्लोरिया के बारे में बताइए। उन्होंने हैरत से कहा कौन ग्लोरिया। मुझे अपनी गलती का अचानक एहसास हो गया। वो भला ग्लोरिया से कब वाकिफ थे। मैंने कहा मुझे उन लोगों के बारे में बताइए जिनकी कैद में आप थे। वो बोला ये बातें मैं फोन पर नहीं बता सकता, तुम यहाँ गोठ आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सी इत्तलात हैं। ये कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। मैंने तैमूर से कहा तैमूर हम अभी और इसी वक्त जमाली साहब के गोठ जाएंगे। तैमूर बोला अगर तुम जाने पर बजिद हो तो अपने हुलिये में कुछ तब्दीली कर लो। मैं और तैमूर गाड़ी की बजाय ट्रेन में जमाली साहब के गांव रवाना हो गए। शाजिया भी जिद करके हमारे साथ रह गई। नजीर ने भी हमारे साथ चलना चाहा था, मगर मैंने उसे कराची में रोक दिया। मेरा हुलिया बिल्कुल गैर मुल्की नामानिगार की तरह था। जीन्स और जैकेट, आंखों पर गोल शीशों वाली सुनहरी ऐनक थी और लंबे लंबे बाल मेरे शानों पर झूल रहे थे। तैमूर हुलिये से सिंध का एक छोटा मोटा जमींदार नजर आ रहा था। शाजिया भी अमेरिकन लड़की के हुलिये में थी। हम लोग ट्रेन में इत्मीनान से बैठ गए तो नजीर रुखसत हो गया। ट्रेन ने रवानगी की विसल दी और चलने ही वाली थी कि प्लेटफॉर्म पर भगदड़ सी मच गई। मैंने खिड़की का शीशा उठाकर प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। प्लेटफॉर्म पर फौजी ही फौजी थे। मैंने ट्रेन से उतरने का इरादा किया, मगर उसी वक्त चंद फौजी डिब्बे में घुस आए। उनके हाथों में राइफलें थी और उनका रुख हमारी तरफ था। मैंने बमुश्किल तमाम खुद पर काबू पा लिया, वरना दिल तो यही चाह रहा था कि वहां से भाग निकलूं। मैंने अपनी दिली कैफियत चेहरे से जाहिर न होने दी और अपनी जगह पर जमकर बैठ गया। हम दोनों पूरी तरह मुसल्ला थे। फौजी हमारे कुछ और नजदीक आ गए। उनमें से एक का रैंक लांस नायक था और दूसरा सिपाही था। मैंने खालिस अमरीकी अंदाज में शाने उचकाकर पूछा क्या प्रॉब्लम है ऑफिसर। लांस नायक ने करख्त लहजे में कहा हमें इस बोगी की तलाशी भी लेना है और आप लोगों की भी। मैंने उसे यूं हवन्नकों की तरह देखा जैसे उसकी बात मेरे पल्ले न पड़ी हो, क्योंकि उसने ये जुमला उर्दू में बोला था। मैं शाजिया की तरफ घूमा और इंग्लिश में बोला मिस लीजा, ये ऑफिसर क्या कह रहा है? आप तो यहाँ की जबान किसी हद तक समझ लेती हैं। शाजिया ने किसी अमेरिकन ही की तरह उर्दू बोलते हुए कहा क्या बात है ऑफिसर? लांस नाइक सपाट लहजे में बोला हमें आप लोगों की तलाशी लेना है। वो बोली तलाशी? यू मीन सर्च? आप अपना इंचार्ज को बुलाओ, हम उससे बात करेगा। हम इधर से अपनी एम्बेसी को टेलीफोन भी करेगा। व्हाट अ जोक। तलाशी। शाजिया कमाल की अदाकारी कर रही थी। दोनों फौजी कुछ तजब्जुब में पड़ गए। उसी वक्त मुझे खिड़की में एक कैप्टन नजर आया। उसने चंद लम्हे अंदर का जायजा लिया, फिर बोगी में आ गया। अब सूरत हाल खासी गंभीर हो चुकी थी। मैंने बुलंद आवाज में कहा मिस लीजा, मुझे बताती क्यों नहीं कि ये ऑफिसर हमसे क्या चाहता है? शाजिया मेरी तरफ घूमी और रवा इंग्लिश में बोली ये हमारी और हमारे सामान की तलाशी लेना चाहता है। मैं उछल कर बोला व्हाट? ये लोग समझ कर रहे हैं, सर्च वारंट है इनके पास। एल्फ्रेड, मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, तुम अभी जाकर सिफारत खाने से बात करो, ये तो बेइज्जती है हमारी। हम इस मामले को ऊपर तक ले जाऊंगा। तभी कैप्टन ने मुदाखलत की, बोला प्लीज जेंटलमैन, माइंड मत करें, ये महज ज़ाब्ते की कार्रवाई है। मैंने तल्ख लहजे में कहा अगर आप गन पॉइंट पर तलाशी लेना चाहते हैं तो जरूर लें। मैंने अपना सूटकेस नीचे से निकाल कर उसके सामने कर दिया, फिर कहा अभी तो आप अपनी मनमानी कर लें, मगर मैं इस मामले को भूलूंगा नहीं। मैं अभी एक टेलीग्राम अपने अखबार के दफ्तर को भी देता हूँ। अचानक फ्लैश चमका और शाजिया ने हमारी तस्वीर उतार ली। कैप्टन ने चौंक कर उसे देखा। इस दौरान में फ्लैश दूसरी दफा चमका। शाजिया ने तस्वीर लेकर नफसियाती तौर पर उन्हें बिल्कुल बौखला दिया। मैंने खुश होकर कहा वेरी गुड लीजा, तुम वाकई एक अच्छी जर्नलिस्ट हो। ये तस्वीर अमेरिका के अखबारों में छपेगी तो मजा आ जाएगा। कैप्टन बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया। बोला किस अखबार से ताल्लुक है तुम्हारा? मैंने जेब से कार्ड निकालते हुए कहा मेरा ताल्लुक वॉशिंगटन पोस्ट से है। वो कार्ड आज ही नजीर कहीं से लाया था। मैंने कहा मगर हमारे ताल्लुक को छोड़ें, आप तलाशी लें। फिर मैं शाजिया से मुखातिब हुआ, कहा एक तस्वीर तलाशी लेते हुए भी लेना इस ऑफिसर की। कैप्टन ने नरम लहजे में कहा आई एम सॉरी, दरअसल हमें ये इत्तला मिली थी कि बदनाम डाकू गफूर माची इस ट्रेन से जा रहा है। वो हुलिया बदलने में भी माहिर है। मैं एक दफा फिर माजरत चाहता हूँ। वो जाने के लिए मुड़ा तो मैंने कहा ये बात आप पहले बता देते तो क्या हर्ज था, हम कानून का एहतराम करते हैं, आप शौक से तलाशी लें। कैप्टन ने कहा इट्स ऑल राइट, और वो अपने आदमियों के साथ नीचे उतर गया। मैंने सूटकेस दोबारा सीट के नीचे धकेला और सीट पर नीम तराज होकर सुकून का तवील सांस लिया। बंदूक की गोली उस वक्त गोया कान के पास से गुजर गई थी। अगर वो कैप्टन वाकई सूटकेस की तलाशी ले लेता तो उस वक्त हम तीनों ही हिरासत में होते।
हमारे पास इतना असलहा था कि अदालत बहुत आसानी से हमें दहशतगर्द साबित कर देती। शाजिया का चेहरा पसीने में डूब गया था। वो टिश्यू पेपर से पसीना खुश्क करते हुए बोली, क्या जरूरत थी इतनी फराखदिली दिखाने की? अगर वो कैप्टन वाकई सूटकेस की तलाशी ले लेता तो क्या होता? मैंने हंसकर कहा, तो क्या होता? वो तुम्हें और तैमूर को गिरफ्तार कर लेता। शाजिया जले कटे लहजे में बोली, और आपको छोड़ देता। तैमूर बोला, अरे भाई छोड़ो इस मौजू को, अभी वो लोग प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद हैं। उन्होंने तुम्हारी उर्दू सुन ली तो वाकई हम सब मारे जाएंगे। बेहतर यही है कि जब तक इस ट्रेन में हैं हम लोग इंग्लिश में ही बात करें। तैमूर का मशवरा दुरुस्त था। उनमें कोई दोबारा बोगी में आ सकता था, फिर दूसरे मुसाफिर भी आ सकते थे। वो हमारी इतनी नस्तालीक और बामहावरा उर्दू सुनकर खामखा हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाते। अचानक ट्रेन के इंजन ने हॉर्न बजाया और ट्रेन झटके से रवाना हो गई। ये अच्छी बात थी कि हमारी बोगी में अब तक कोई और मुसाफिर नहीं आया था। फिर हैदराबाद तक का सफर बहुत आराम से कट गया। हैदराबाद से हमें बस के जरिए जमाली साहब के गोठ पहुंचना था। वहां से एक पैसेंजर ट्रेन जमाली साहब के गोठ की तरफ जाती थी, मगर मुझे हमेशा उन सुस्त रफ्तार ट्रेनों से वहशत होती थी, इसीलिए मैंने बस से सफर करने का फैसला किया। तैमूर ने पुरख्याल अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि हम बकिया सफर भी ट्रेन से ही तय करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा महफूज रहेगा। मैंने कहा, मगर इस तरह तो बहुत वक्त जाया हो जाएगा। अव्वल तो फौरी तौर पर कोई ट्रेन हमें मिलेगी नहीं, रात को एक ट्रेन मिलेगी जो कल सुबह तक वहां पहुंचेगी। मुमकिन है इससे भी ज्यादा टाइम लगे। तैमूर बोला, मगर यहाँ की बसें भी भरोसे के काबिल नहीं हैं। आखिरकार मैंने तैमूर को बस में सफर करने पर राजी कर ही लिया। स्टेशन के नजदीक ही बसों का अड्डा था। कंडक्टर ने हमें वीआईपी समझते हुए खास तौर पर सबसे आगे वाली सीट खाली करा दी। आधे घंटे के बाद हम लोग बस में जमाली साहब के गांव की तरफ जा रहे थे। हमारे अलावा उसमें एक वीआईपी और था। वो शायद इलाके का कोई छोटा जमींदार था। उसने सिल्क का कुर्ता और सफेद शलवार पहन रखी थी। पैरों में इंतहाई कीमती जूता था और वो बड़े स्टाइल से किसी गैर मुल्की सिगरेट के कश लगा रहा था। वो हमारी बाईं तरफ वाली सीट पर बैठा हुआ था और वक्फे वक्फे से शाजिया को घूर रहा था। उसने अचानक कंडक्टर को मुखातिब किया, बोला, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? उसका इशारा हमारी तरफ था। कंडक्टर बोला, साईं, टिकट तो इन्होंने गोठ मुराद अली के लिए लिए हैं, आप इनसे खुद पूछ लें कि ये वहाँ किसके पास जा रहे हैं। वो लोग सिंधी में गुफ्तगू कर रहे थे। फिर वो जमींदार हमारी तरफ घूमा। सीट के उस सिरे पर तैमूर था। उसने तैमूर को मुखातिब किया, बोला, आप लोग किधर जा रहे हो? तैमूर ने हवन्नकों की तरह पलकें झपकाईं और कुछ न समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। फिर वो हंसकर बोला, अरे बाबा, ये उर्दू तो समझता ही नहीं है। ओ बंदर, तू कहाँ जा रहा है? उसने एक नाकाबिले अशात गाली देते हुए तैमूर से पूछा, तू तो बिल्कुल उल्लू का पट्टा है। तैमूर ने अस्बात में गर्दन हिलाई, बोला, थैंक यू वेरी मच। ये सुनकर पूरी बस कह कह लगाने लगी। उनके साथ मुझे और तैमूर को भी हंसी आ गई। वो मौका ऐसा था कि हम लोग ये जाहिर नहीं कर सकते थे कि हमें उर्दू आती है। मुमकिन है बस में कोई सरकारी आदमी भी मौजूद होता। अचानक बस की रफ्तार सुस्त होने लगी। मैंने चौंक कर बाहर की तरफ देखा। सड़क के ऐन दरमियान में मोटे तने का एक दरख्त पड़ा हुआ था, जिससे रास्ता मसदूद हो गया था। दरख्त देखकर कंडक्टर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने घबरा कर कहा, बस को शायद डाकुओं ने रोका है, ये तरीका वही इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर बस का हर मुसाफिर सहम गया। फिर एक धचके से बस रुक गई। कंडक्टर का ख्याल दुरुस्त था। बस के रुकते ही दाएं बाएं झाड़ियों से कई मुसल्ला अफराद निकलकर बस के सामने खड़े हो गए। वो तादाद में 5 थे। उनके कंधों से क्लैशनकोफ लटक रही थी। कमर के गिर्द बंधी बेल्ट के साथ रिवॉल्वर भी लटक रहे थे। उन सब ने गहरे रंगों की शलवार कमीज पहन रखी थी। 2 के चेहरों पर घनी दाढ़ियां, बकिया 2 के चेहरों पर इतनी घनी मूछें थीं कि उनके होंठ दिखाई नहीं दे रहे थे। 5वां शख्स उनके दरमियान में खड़ा था। उसने पगड़ी बांध रखी थी और उसी के एक सिरे को चेहरे पर लपेट रखा था। यूं उसका पूरा चेहरा छुप गया था। उसका जिस्म गेंडे की तरह मजबूत लग रहा था और वो अपने साथियों के मुकाबले में खासा दराज़कद था। उसके कमर पर भी बेल्ट थी जिसमें रिवॉल्वर लटक रहा था। इसके अलावा उसके शाने पर जदीद किस्म की खुदकार राइफल भी झूल रही थी। फासला ज्यादा होने की वजह से मैं राइफल का मेक और मॉडल नहीं देख सका था। मैंने तैमूर की तरफ देखा। वो भी पुरतशवीश अंदाज में उन मुसल्ला अफराद की तरफ देख रहा था। उसी लम्हे तैमूर ने भी मेरी तरफ देखा। मैंने उसे आंखों ही आंखों में पुरसुकून रहने का इशारा किया। हमारी जेबों में एक एक रिवॉल्वर और उनके 2-2 फाजिल मैगजीन थे। शाजिया के हैंडबैग में भी एक रिवॉल्वर था। मैंने सरगोशी में शाजिया से कहा कि जब तक मैं न कहूं तुम फायर मत करना। मुसल्ला अफराद में से एक आदमी बस के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक आगे वाले दरवाजे से ऊपर चढ़ा और डपट कर बोला, कोई हरकत न करे, तुम सब एक एक करके नीचे उतरते जाओ, कोई आदमी अपना सामान नहीं उठाएगा। फिर उसने ड्राइवर के सामने वाली सीट पर बैठते हुए अधेड़ उम्र शख्स से कहा, चलो नीचे उतरो। वो शख्स लरसता कांपता उठा और तकरीबन घिसटता हुआ नीचे उतर गया। 2 मुसल्ला अफराद ने फुर्ती से उसकी तलाशी ली
और उसकी नकदी, घड़ी और अंगूठी छीनकर उसे एक तरफ कर दिया। सारे मुसाफिर उसी की तरफ मुतवज्जे थे। उसी वक्त मैंने कंडक्टर को देखा। उसने बस में खड़े हुए डाकू को बहुत खफीफ से इशारे के जरिए जमींदार की तरफ मुतवज्जे किया था। उसके इशारे पर मैंने भी जमींदार की तरफ देखा। उसने गैर महसूस अंदाज में जेब में हाथ डाल लिया। डाकू चीख कर बोला, खबरदार। उसने अपनी क्लैशनकोफ का रुख जमींदार की तरफ कर दिया।